आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा के बारे में, जो कि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संकट क्या होता है। प्राकृतिक संकट क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संकट क्या है? तो प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा की बात करें तो इसमें बहुत कम अंतर है। प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा दोनों का मतलब होता है कि वह संकट, वह मुसीबत जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, ऐसे मुसीबत, ऐसे संकट को प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक संकट कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक आपदा में क्या होता है कि धन जन की व्यापक मात्रा में हानि होती है ना। धन जन की व्यापक मात्रा में हानि होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह सब, बहुत सारे जीव जंतु वगैरह सब नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसे आपदा को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ये जो होता है बहुत तेज गति के साथ आता है, इनकी गति तीव्र होती है, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया वह आपदा जिनका स्पीड बहुत ज्यादा हो, जो बहुत तेजी से आए, ऐसे मुसीबत को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल में वायु का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण बहुत तेजी से हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अभी यहाँ का वायु एकदम साफ है, लेकिन यहाँ पर यदि कूड़ा कचरा जला दे तो यहाँ का वायु तुरंत प्रदूषित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वायु का प्रदूषण और दूसरी बात युद्ध जैसी स्थिति है ना, यह प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेती है, प्राकृतिक मुसीबत का रूप ले लेती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये युद्ध का तैयारी कर रहा है, तो बताइए यदि ये युद्ध का तैयारी कर रहा है तो ये युद्ध कौन से आपदा में आएगा? प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा, क्योंकि इसके वजह से पॉल्यूशन वगैरह सब फैलेगा, वायु प्रदूषित हो जाएगा, गोली बारूद जब चलेगा। तो दूसरा लिखा हुआ है प्राकृतिक संकट। प्राकृतिक संकट का मतलब क्या होता है जरा समझिए। दीर्घकालीन क्षति पहुंचाने वाली आपदाएं प्राकृतिक संकट कहलाती है। दीर्घकालीन क्षति यानी कि जो लंबे समय तक लोगों को नुकसान पहुंचाए उसको प्राकृतिक संकट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसकी यदि गति की बात करें तो इसकी गति धीमी होती है, यह जो है ना बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल में भूस्खलन। अब भूस्खलन का मतलब क्या होता है जरा समझो। ये पहाड़ है, तो पहाड़ पर बड़ा बड़ा चट्टान वगैरह सब रहता है, मिट्टी वगैरह सब रहता है। वह चट्टान पहाड़ का धीरे धीरे लुढ़क करके नीचे की तरफ जब गिरने लगता है, ऊपर का मिट्टी खिसक के नीचे की तरफ जब गिरने लगता है, तो पूरा का पूरा मिट्टी रोड वगैरह सब पे आ जाता है, रोड जाम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को भूस्खलन कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ये पहाड़ी इलाका में होता है। पहाड़ पर जो सबसे ऊंचाई चोटी पर जो बड़का बड़का पत्थर, जो मिट्टी वगैरह सब होता है, वो लुढ़क करके और धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगता है ना, और रोड वगैरह सब पे आकर के गिर जाता है, बिल्डिंग सबको नुकसान पहुंचा देता है। तो जब पहाड़ का मिट्टी, पहाड़ का चट्टान ऊपर से खिसक करके नीचे आने लगता है, नीचे गिरने लगता है, तो इसको भूस्खलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूस्खलन। तो बताइए भूस्खलन क्या होगा? प्राकृतिक संकट है कि प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक संकट है, क्योंकि यह धीमी गति से होता है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ किसे कहते हैं? तो सबसे पहले समझो कि आखिर बाढ़ का मतलब क्या होता है। तो जब नदी का पानी उफन करके है ना जमीन पर आ जाए, गांव घर वाला इलाका में प्रवेश कर जाए नदी का पानी, तो ऐसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। जब नदी का पानी गांव घर में प्रवेश कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। देखिए यहाँ पे बाढ़ का स्थिति किस तरीके से दिखाया गया है। पूरा नदी का पानी देखो, ये पूरा गांव घर में आ गया कि नहीं आ गया है? इतना ज्यादा पानी हो गया कि लोग मारा मारा फिर रहा है। तो ऐसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? बाढ़। इस बाढ़ का ठीक अपोजिट है सूखा या सुखार। सूखा या सुखार का मतलब क्या होता है? तो वैसी स्थिति जिसमें पानी का बहुत ज्यादा कमी हो जाए, पानी के कमी के वजह से जमीन में दरार पड़ने लगे, खेती बाड़ी न हो पाए, जो जानवर वगैरह सब है उस जानवर को पीने के लिए पानी उपलब्ध न रहे, जमीन के अंदर का जो पानी है वो बहुत नीचे चला जाए, तो ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है।
ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए, ये किसान सब बेचारा कितना परेशान है, पूरा जमीन पानी के कमी के वजह से सूख गया, जमीन में दरार पड़ गया। तो ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। अब जरा देखिए, यहां पर लिखा हुआ है भूकंप। भूकंप, सबसे पहले समझिए कि यह भूकंप क्या होता है। तेरे बाबू, जब जमीन कंपन करता है, जब जमीन हिलने लगता है, तो जमीन के हिलने की स्थिति को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। क्योंकि भूकंप का यदि संधि विच्छेद करें तो भू जोड़ कंप, एक को जोड़ेंगे तो बन जाएगा भूकंप। भू का मतलब हो जाता है जमीन, है ना, और कंप का मतलब होता है हिलना। जब जमीन हिलने लगे तो ऐसी स्थिति को भूकंप कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब जमीन हिलने लगेगा तो जमीने पर ना बड़का बड़का बिल्डिंग वगैरह सब बना रहता है। बताइए, ये बिल्डिंग नीचे की तरफ गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो ऐसी स्थिति में बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह सब गिर जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में जान माल की हानि होती है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग का नुकसान हो जाता है। तो इसको हम लोग भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नंबर में लिखा हुआ है सुनामी। सुनामी, सुनामी का मतलब समझिए, सु का मतलब होता है समुद्र, सु का मतलब होता है, और नामी का मतलब होता है लहर। सु का मतलब होता है समुद्र और नामी का मतलब होता है लहर। तो समुद्र के अंदर में जो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है उसी को सुनामी कहते हैं। समुद्र के अंदर में जो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती है और वह जमीन पर आ जाता है, जिसके वजह से जान माल की हानि होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ऐसी स्थिति को सुनामी कहते हैं। देखिए, यह समुद्र के किनारे वाला इलाका है। समुद्र के अंदर में भूकंप आता है। समुद्र के अंदर में क्या होता है? तो समुद्र के अंदर में जब भूकंप आया तो ऊपर का जो पानी है समुद्र का, वो हिलने लगता है। इतना तेजी से ना हिलने लगता है कि वो आगे की तरफ भागता है और जमीन की तरफ यह पानी आने लगता है, जमीन की तरफ। तो जब जमीन की तरफ आएगा तो जमीन पर तो शहर वगैरह सब बसा हुआ है, बताइए उधर पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जिसकी वजह से बड़का बड़का बिल्डिंग वगैरह सब टूट के गिर जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को सुनामी कहते हैं। यह सुनामी समुद्र के किनारे में उत्पन्न होता है, समुद्र में उत्पन्न होता है। तो बताइए, क्वेश्चन पूछेगा सुनामी का मतलब क्या होता है? तो समुद्र के अंदर में भूकंप आने के वजह से समुद्र की लहरें जमीन की तरफ आता है, जिसके वजह से भारी मात्रा में लोग मारे जाते हैं, भारी मात्रा में जान माल की हानि होती है। ऐसी स्थिति को सुनामी कहते हैं। बताइए, सुनामी समुद्र में आता है कि जमीन पर आता है? समुद्र में आता है। तो जापान जो है ना, ये समुद्र के किनारे वाला देश है। उस देश में बहुत ज्यादा मात्रा में भूकंप भी आता है और सुनामी भी आते रहता है। चक्रवात लिखा हुआ है, चक्रवात। चक्रवात का मतलब क्या होता है बाबू? समुद्र के अंदर में जब आंधी तूफान उत्पन्न होता है, समुद्र के अंदर में जब आंधी तूफान होता है तो वहां का पानी चारों तरफ घूमने लगता है, वहां का पानी चारों तरफ घूमने लगता है। इसी स्थिति को चक्रवात कहा जाता है। समुद्र के अंदर में जब आंधी तूफान उत्पन्न होता है तो वहां का पानी अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से चारों तरफ घूमने लगता है। इसी स्थिति को चक्रवात कहते हैं। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। आगे देखिए, लिखा हुआ है ओलावृष्टि। ओलावृष्टि, ओलावृष्टि का मतलब क्या होता है बाबू, जरा समझो। जब बारिश के मौसम में बारिश कम हो और बारिश के जगह पर बड़ा बड़ा, है ना, बर्फ का टुकड़ा गिरने लगे बारिश के रूप में। बारिश के समय में बर्फ का टुकड़ा आसमान से वर्षा के रूप में गिरने लगे, तो ऐसी स्थिति को ओलावृष्टि कहते हैं। बताइए, वर्षा के समय में जब आसमान से बारिश की जगह बर्फ गिरने लगे तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ओलावृष्टि। तो देखिए, यह जमीन पर छोटका छोटका बर्फ गिरा हुआ है, जिसको हम लोग पत्थर भी कह देते हैं कि पत्थर गिरा हुआ है। तो जब बारिश के रूप में पत्थर गिरना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में पत्थर गिरने लगे, तो इसी को ओलावृष्टि कहते हैं। तुम लोग पत्थर गिरते हुए देखी है? कभी कभी बारिश होता है तो नहीं गिरता है पत्थर, लेकिन हद से ज्यादा जब पत्थर गिरने लगता है तो उसको ओलावृष्टि कहते हैं। पानी कम, पत्थर ज्यादा गिरे तो उसको ओलावृष्टि कहते हैं। इसके वजह से फसल वगैरह सबका नुकसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में गेहूं के समय में, गेहूं का जो मौसम होता है तो उस समय में ओलावृष्टि ज्यादा होता है तो पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, तो किसान सबको दिक्कत हो जाता है। अब देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? हिमस्खलन। हिमस्खलन, देखो हिम लिखा हुआ,
हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है, और स्खलन का मतलब होता है गिरना। तो कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं रे बाबू, जरा ध्यान दो, कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं, जैसे ये पहाड़ है, कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जिन पर पूरी तरीके से बर्फ जमा हुआ रहता है। क्या जमा रहता है, बर्फ, बर्फ जमा हुआ, और बगल से अपना सड़क गया हुआ है। तो जब यह क्या है, बर्फ है ना, जब यह बर्फ लुढ़क करके या ढह करके नीचे की तरफ गिरने लगता है और यह रोड पर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति को हिमस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमस्खलन। बताइए, जब बर्फ ढह ढह के नीचे की तरफ गिरने लगे और पूरे रोड को जाम कर दे, जो रोड पे गाड़ी वगैरह सब चल रहा है उसका एक्सीडेंट कर दे, तो ऐसी स्थिति को हिमस्खलन कहते हैं। यानी कि पहाड़ के टूटने के वजह से जब उसके ऊपर का बर्फ नीचे की तरफ गिरने लगता है तो उसको हिमस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है भूस्खलन। भू का मतलब होता है भूमि, जमीन, मिट्टी। जब कोई पहाड़ है, इस पहाड़ पर से चट्टान, मिट्टी ढह ढह के नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो जब मिट्टी ढह के, चट्टान ढह के नीचे की तरफ गिरने लगता है तो इसको भूस्खलन कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्फ गिरने लगे तो उसको हिमस्खलन, जब मिट्टी या चट्टान गिरने लगे तो उसको भूस्खलन कहते हैं। तो बताओ, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हिमस्खलन और भूस्खलन क्या होता है तो बता देंगे। तो बताइए, ये भूस्खलन कौन इलाका में होता होगा, पहाड़ी इलाका में। उसी तरीके से हिमस्खलन कहाँ होता होगा, वह पहाड़ी इलाका जहां पर बर्फ जमा रहता है, जम गया रहता है। जैसे एग्जाम्पल में हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड, इस सब में हिमस्खलन भी देखने को मिलेगा और भूस्खलन भी देखने को मिलेगा। दोनों तरह का चीज देखने को मिलता है। अब जरा समझिए, यहां पर लिखा हुआ है ज्वालामुखी। क्या लिखा हुआ है, तो ये ज्वालामुखी क्या होता है जरा समझिए। ज्वालामुखी क्या होता है, देखिए ये जमीन है, ये जमीन है। इस जमीन के अंदर में जो चट्टान है, इस जमीन के अंदर में जो चट्टान है वह अत्यधिक अंदर में जाते हैं तो वह चट्टान पिघली हुई अवस्था में है। वह चट्टान किस अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में, क्योंकि जितना अंदर जाते हैं ना उतना ज्यादा गर्मी है। तो जितना ज्यादा अंदर जमीन के अंदर जाएंगे उतना ज्यादा गर्मी है। तो गर्मी होने के वजह से कोई भी चीज पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा। तो जमीन के अंदर जो पत्थर वगैरह सब है, जब अंदर की तरफ जाते हैं तो यह पत्थर पिघली हुई अवस्था में मिलेगा, एकदम पिघल गया रहता है गर्मी के वजह से। और जब यह पिघल जाता है तो पिघली हुई अवस्था को मैग्मा कहते हैं। जब चट्टान जमीन के अंदर पिघली हुई अवस्था में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, और यह चट्टान इतना न ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना न ज्यादा गर्म हो जाता है कि यह जमीन को फाड़ के ऊपर निकलना चाहता है, ऊपर निकलना चाहता है। तो यही मैग्मा जब जमीन को फाड़ के ऊपर की तरफ निकलता है, जमीन को फाड़ के जब ऊपर की तरफ निकलता है तो इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। फिर यही चट्टान जब ऊपर की तरफ आ जाता है तो यह लावा कहलाता है। क्या कहलाता है, लावा। तो जमीन को फाड़ के जब मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है तो इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। यह पहाड़ी इलाका में, पठारी इलाका में देखने को मिलता है। भारत में एकमात्र ज्वालामुखी मौजूद है ना, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर मौजूद है, अंडमान निकोबार पर। उस ज्वालामुखी का नाम है बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है, तो भारत में केवल और केवल एक ज्वालामुखी है, जबकि इटली में बहुत सारा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जहां पर होता है बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि वहां से जो धुआं निकलता है वो वायु को प्रदूषित कर देता है, और जब प्रदूषित वायु को सांस के रूप में लेंगे तो बीमारी होगा। इसलिए न हो तो ही बेहतर है। आप जरा देख रहे बाबू यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाढ़ के कारणों को लिखें। तो बाढ़ के निम्नलिखित कारण है। जरा ये बताइए, बाढ़ आने के तो कोई ना कोई कारण होगा कि भैया बाढ़ क्यों आता है। यदि आप लोगों से कोई पूछ दे कि बाढ़ क्यों आता है तो हम लोग बोलेंगे बाढ़ आने के निम्नलिखित कारण है। पहला, नदी में उफान। यानी कि नदी में उफान का मतलब ये हुआ कि जब नदी का पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वही नदी का पानी गांव घर में प्रवेश कर जाता है, जिसके वजह से बाढ़ आता है। दूसरा, हिमगलन। हिमगलन, हिम का मतलब होता है बर्फ, है ना। जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ के पिघलने से नदी के अंदर में पानी आता है।
है ना। तो कम मात्रा में यदि बर्फ पिघल रहा है तो नदी में कम पानी रहेगा, लेकिन बर्फ ज्यादा मात्रा में यदि पिघलने लगे तो नदी में पानी कम होगा कि ज्यादा। और जब ये ज्यादा हो जाएगा तो बताइए वो गांव घर में प्रवेश कर जाएगा कि नहीं, तो बाढ़ आ जाएगा। इसलिए यदि हद से ज्यादा बर्फ पिघल रहा है और नदी में जा रहा है पिघल करके, तो उसके वजह से भी बाढ़ आ सकता है। तीसरा बात, निरंतर वर्षा, यदि दिन रात खाली वर्षे होते रहे तो नदी का पानी बढ़ जाएगा। नदी का पानी बढ़ जाएगा तो बताइए बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए कंटिन्यू वर्षा भी नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू वर्षा होगा बाढ़ आ जाएगा। चौथा नंबर, अंधाधुंध वनों की कटाई। अंधाधुंध वनों की, जैसे एग्जांपल में देखिए ये नदी है, ठीक है। अब इस नदी के साइड में ये पानी इसमें अपना जा रहा है, इस नदी के साइड में पेड़ पौधा है, इस नदी के साइड में पेड़ पौधा, ये पेड़ पौधा है। तो ये पेड़ पौधा क्या करता है, जो बांध वाला मिट्टी होता है, बांध वाला मिट्टी, पेड़ पौधा का जड़ क्या करता है, उस मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो जब पकड़ के रखेगा तो पानी जब जाता रहेगा तो इस बांध को तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब हम इस पेड़ को काट दिए, जलावन के लिए इस जड़ को खोद के लेके चल गए, तो यहाँ का मिट्टी हो जाएगा हल्का, और जब ये पानी आएगा मारेगा थोड़ा सा भी धक्का, मिट्टी कमजोर है, तोड़ देगा बांध यहीं पे। इसीलिए कहा गया है कि बांध के आसपास में जो पेड़ लगा हुआ है उस पेड़ को न काटा जाए। यदि पेड़ काट देते तो वहां का मिट्टी कमजोर हो जाता है और वहीं से बांध टूट जाता है, और जब बांध टूटेगा तो गांव में पानी प्रवेश करेगा कि नहीं करेगा, बाढ़ आ जाएगा। इसलिए बाढ़ आने के निम्नलिखित 4 कारण है। पहला, नदी में उफान, हिमगलन, निरंतर वर्षा और अंधाधुंध वनों की कटाई। तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, तब बाढ़ नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बाढ़ प्रबंधन के उपाय। यदि आप चाहते हैं कि बाढ़ ना आए, यदि आप चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे देश में बाढ़ ना आए, तो क्या क्या करना चाहिए। पहला, बांध का निर्माण करना चाहिए। किसका निर्माण, बांध का निर्माण का मतलब क्या होता है, जरा देखिए। पानी को एक जगह इकट्ठा करवाया जाए और फिर यहाँ पर एक बांध बना दिया जाए, एक बांध बना दिया जाए। पानी को इकट्ठा होने देंगे और यहाँ पर बांध बना देंगे, तो यहाँ पर पानी रुक जाएगा, टोटल का टोटल पानी। तो बांध का निर्माण। दूसरा, तटबंध का निर्माण। तटबंध का मतलब ये हुआ, ये जो बांध है नदी का, है ना, ये मजबूत बनाया जाए। कैसा बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। यदि मजबूत रहेगा तो वो तोड़ नहीं पाएगा, पानी सीधे चल जाएगा। तीसरा, कृत्रिम जलाशय का निर्माण। कृत्रिम जलाशय का मतलब क्या होता है, जलाशय मतलब पोखरी बना दीजिए, तालाब बना दीजिए। बोलेगा सर एक का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल में यहाँ से हमने पानी छोड़ा, अब पानी छोड़ा, ये इधर जा रहा है, अब इतना ना ज्यादा पानी इधर हो गया, इतना ना ज्यादा पानी हो गया कि इस बांध को तोड़ देगा। इस बांध को न तोड़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बगल में एक बहुत बड़ा तालाब बना देंगे। बहुत बड़ा क्या करेंगे, थोड़ा सा और दूरी पर जाएंगे, थोड़ा सा और दूरी पर जाएंगे इधर, और इधर से तालाब बना देंगे। बोलेगा सर ऐसे कौन सी फायदा होगा, एक तो पानी को हमने यहाँ रोक दिया, है ना, फिर जब ये पानी यहाँ आएगा तो थोड़ा सा रास्ता इधर खोल देंगे, तो जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा ये में आके जमा हो जाएगा। तो बताओ नदी में पानी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर यहाँ का रास्ता खोल देंगे, पानी ए में चल जाएगा। जब पानी ए में चल जाएगा तो नदी का पानी अपने आप कम हो जाएगा, और जब ये पानी कम होगा तो अपने रास्ते नदी का पानी चल जाएगा। अगल बगल में बांध नहीं तोड़ेगा, बाढ़ नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोग उपाय कर सकते हैं, है ना। यदि ऐसा काम यदि करते हैं तो बाढ़ नहीं आएगा। अब देखिए बाढ़ के दुष्परिणाम क्या है। यदि बाढ़ कहीं पर आ जाता है तो इसके वजह से लोगों को क्या क्या नुकसान होता है, उस नुकसान को समझिए। बाढ़ के दुष्परिणाम, दुष्परिणाम मतलब क्या क्या नुकसान होता है बाढ़ आने के बाद। पहला बात, जन धन की हानि होती है। जन मतलब क्या होता है, लोग, बहुत सारे लोग बाढ़ के वजह से मारे जाते हैं। दूसरा नंबर में धन, धन का नुकसान होता है, यानी कि रुपया पैसा। जैसे एग्जाम्पल में कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, 4 मंजिला घर बनाया, अब बाढ़ आ जाए तो 4 मंजिला बह जाएगा पानी में कि नहीं बह जाएगा, तो धन का क्षति हुआ कि नहीं हुआ। पशु भी मर जाते हैं, जानवर सब उस बाढ़ में डूब के मर जाता है। तो बोलेगा कि सर जानवर सबको तो तैरने आता है, तो वह जानवर जो बंधा हुआ नहीं था वो ना तैर जाएगा, लेकिन जो को खूंटा में बांध के रखा था आदमी, अचानक से बाढ़ आ गया तो क्या वो बचेगा, नहीं बचेगा, वो डूब के मर जाएगा। फसलें बर्बाद हो जाती है, बाढ़ यदि आ गया तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। सड़क टूट जाता है,
रेल मार्ग बाधित हो जाता है। इसलिए देखना कभी कभी जब हद से ज्यादा बारिश होता है तो बोलता है कि बाढ़ आ गया, और ट्रेन अभी उधर नहीं जा रही है। जैसे समस्तीपुर के तरफ है ना, उधर गंगा नदी है, तो उसमें हद से ज्यादा पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो ट्रेन वगैरह सब रोक दिया जाता है। क्योंकि पटरिये पर यदि पानी रहेगा उसको दिखबे नहीं करेगा पटरी किधर है, ट्रेन न पलट जाएगा, इसलिए ट्रेन भी नहीं जा पाता, पुल वगैरह सब टूट जाता है, तो बाढ़ का ये सब असर होता है। बाढ़ के तुरंत बाद कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। अब देखो बाढ़ जब आता है, जैसे एग्जांपल में अपने यहाँ ये नदी है, नदी के किनारे जितना का भी घर है सभी अपने टॉयलेट का कनेक्शन नदी में डाले हुआ है, तो कितना ज्यादा गंदगी होगा। अब मान लेते हैं अचानक से बाढ़ आ गया, क्या आ गया, तो जितना नदी में कूड़ा कचरा है सबके गांव घर में प्रवेश कर जाएगा, घर तक में प्रवेश कर जाएगा, तो उस घर में कितना गंदगी आ जाएगा। और फिर वह बाढ़ खत्म हुआ तो उस गंदगी के अंदर में बैक्टीरिया वगैरह सब होता है, वह बैक्टीरिया हम लोगों पे अटैक करेगा और तरह तरह का बीमारी होगा, जैसे हैजा नामक बीमारी, मलेरिया नामक बीमारी, डेंगू नामक बीमारी, आंख से संबंधित बीमारी, तरह तरह का बीमारी होगा, और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। तो बाढ़ आने के बहुत ज्यादा नुकसान है, समझ रहा है, बीमारी छोड़ के जाता है। इसलिए जिस इलाका में बाढ़ आता है, जब बाढ़ खत्म हुआ फिर उस इलाका में दवाई छिड़का जाता है, डेंगू का जो मच्छर होता है, मच्छर मारने वाला दवाई सब, कि भैया दवाई मारेंगे तो जो भी बैक्टीरिया रहेगा मर जाएगा, फिर आदमी को कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाढ़ से बचाव के उपायों को लिखे। अब यहाँ पर बात यह है कि ठीक है बाढ़ आ गया, उससे हम लोग बचे कैसे, बाढ़ से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय देख बाबू, नदियों के किनारे मजबूत तटबंध का निर्माण। जो नदी है इसके किनारे वाला ये जो बांध है, ये बांध मजबूत बनाना चाहिए। ये बांध क्या बनाना चाहिए, ताकि अगल बगल के जो घर है वो घर पानी वगैरह सब में जब बाढ़ आए तो न दहे। ये बांध मजबूत रहेगा तो बताओ कोई दिक्कत होगा, इसलिए बांध मजबूत करना चाहिए। दूसरी नंबर, बांध का निर्माण। किसका निर्माण, बांध का निर्माण, यानी कि पानी को इकट्ठा किया जाए और यहाँ पर बांध बना दिया जाए और फिर यहाँ से बिजली का उत्पादन आप कर सकते हैं, तो बांध का निर्माण करना चाहिए। वृक्षारोपण, वृक्षारोपण मतलब नदी के किनारे पेड़ लगाना चाहिए। नदी के किनारे क्या लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ मिट्टी को क्या करता है, पकड़ के रखता है, बांध को टूटने नहीं देगा, इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। चौथा नंबर, जल ग्रहण क्षेत्र में जनसंख्या जमाव पर नियंत्रण, यानी कि वह इलाका जहां पर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहता है उस इलाका में लोगों को बसने से रोकना चाहिए। जैसे ही नदी है, बोलेगा कि हम यही के सटा के घर बनाएंगे तो दिक्कत नहीं, सबसे पहले मरमरा जाएगा वही, है ना, इसलिए घर बहुत दूर होना चाहिए नदी से। 5 नंबर, सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना। सूचना तंत्र, मान लेते कि नेपाल से कोसी नदी आता है और नेपाल में कहीं पर बांध तोड़ दिया, तो वहां के जो लोग हैं कम से कम उसको ये रहना चाहिए कि भैया आगे यह पानी टूट करके, बांध टूट करके कहां तक ये पानी जा सकता है, उस इलाका में बोल दिया जाए कि भैया इस इलाका में बांध तोड़ दिया गया है, आप लोग ऊंचाई वाले जगह पे जल्द से जल्द पहुंच जाइए, किसी भी वक्त यहाँ भी बाढ़ का पानी आ सकता है। तो ऐसे करके यदि इन्फॉर्मेशन दे देगा, सूचना दे देगा, तो वहां का लोग जागरूक हो जाएगा, ऊंचाई वाले जगह पे चल जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए, तेजी से मैसेज पहुंचाया जा सके ऐसे कंडीशन में, इसका उपाय खोजना चाहिए। तो फोन का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, तुरंत वीडियो बना के भेज देगा तो आदमी समझ जाता है। तो ये सब उपाय करके हम लोग बाढ़ से बचाव कर सकते हैं। किससे बचाव कर सकते हैं, बाढ़ से। अब देखिए ये टॉपिक क्या है, भूस्खलन के दुष्परिणाम। भूस्खलन यानी कि जमीन जब खिसक करके नीचे की तरफ आने लगता है पहाड़ का, तो उसको भूस्खलन कहते हैं। इससे क्या क्या हानि हो सकता है। पहली बात, सड़क अवरुद्ध हो जाती है। जो पहाड़ी इलाका है उसके नीचे से यदि सड़क जा रहा है तो ऊपर का जो चट्टान वगैरह से वो नीचे अपना गिर के आ गया तो रोडे ना जाम कर देगा, है ना, तो सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं। दूसरा, स्थानीय लोगों की क्षति पहुंचती है। स्थानीय लोग यानी कि प्रॉपर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, मान लेते हैं यहाँ पे घर बना के रहता था, रात में सोया हुआ था, चट्टान नीचे की तरफ गिर गया तो सब न मर जाएगा। एक का मतलब स्थानीय लोगों को क्षति पहुंचता है। नदियों का मार्ग बदल जाता है।
जितना भी पहाड़ वगैरह सब ये पूरा का पूरा पत्थर वगैरह सब टूट करके नीचे की तरफ गिरने लगे। अब पता चला बगल से नदी जा रहा था और नदी का मुंह ढक दे, तो बताओ क्या हुआ, नदी दूसरे डायरेक्शन से बहने लगेगा कि नहीं बहने लगेगा, है ना। तो नदियों का मार्ग बदल जाता है। 4 नंबर, विकास का कार्य प्रभावित होता है, यानी कि विकास रुक जाता है। भैया नया नया सड़कें बनाया गया तो पहाड़ ढह के गिर गया, रोडे ने डैमेज कर दिया। तो पहाड़ी वाला इलाका में अक्सर ये समस्या होता है, उत्तराखंड सब में, है ना, हिमाचल प्रदेश सब में गाड़ी वगैरह सब जा रहा है, पता चला अचानक से कोई पत्थर ऊपर से ढुलकते ढुलकते नीचे की तरफ आ गया, है ना, पहाड़ टूट करके नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बहुत ज्यादा समस्या होता है। जो चीज देखने में ज्यादा खूबसूरत लगता है वहां पर ज्यादा संभावना होता है खतरा का। पहाड़ सब देखने में कितना सुंदर लगता है दूर से, लेकिन वो के बगल से जो गाड़ी वगैरह सब गुजर रहा है, कब क्या होगा वो गाड़ी के साथ कोई नहीं जानता है, तो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो बताओ इतना तक का बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। इसको जो है ना आपदा प्रबंधन कहा जाता है ना। इसमें हम लोग प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा के बारे में जाने। तो बताओ प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा दोनों में से कौन सबसे तेजी से आता है? प्राकृतिक संकट। अब बताइए प्राकृतिक आपदा तेजी से आता है कि धीमी गति से? धीमी गति से। तो बताइए युद्ध किस में आता है, प्राकृतिक संकट में कि प्राकृतिक आपदा में? प्राकृतिक संकट में आता है। अब बताइए भूस्खलन किस में आता है? प्राकृतिक आपदा में आता है। चलो तुम लोग बहुत ध्यान से सुनी थी इसलिए समझ गई, ठीक है।